नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द स्मार्ट स्टडी सेंटर में। आज हम लोग 17 अगस्त का न्यूज आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे। तो पहला आर्टिकल है द हिंदू का। वो था लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटी ऑफिसर्स इन सीनियर गवर्नमेंट रोल्स। सोसाइटी में ये जाएगा, सोशल जस्टिस में जाएगा, गवर्नेंस में भी जाएगा ये आर्टिकल। तो इन्होंने बात किया है किस प्रकार से लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है सीनियर गवर्नमेंट पोस्ट पे एस सी एस टी का। तो सबसे पहली बात ये पार्लियामेंट में मुद्दा उठा था कि किस प्रकार से लैकिंग्स हैं। उसमें एक डाटा भी प्रोवाइड किया गया था कि आउट ऑफ 2020 सीनियर ऑफिसर्स 16 जो हैं एससी के हैं, 13 एसटी के हैं, 39 ओबीसी और बाकी 250 आसपास जनरल कैटेगरी के हैं। एज रिलेटेड बैरियर भी है क्योंकि एस सी एस टी ऑफिसर टाइपिकली जो है ना सिविल सर्विस लेट लेट से ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनका एज लिमिट बहुत एक्सटेंडेड होता है। तो जिसके कारण वो मतलब जल्दी रिटायर भी हो जाते हैं, इसलिए सीनियर पोजीशन में नहीं पहुंच पाते। ये भी एक रीजन है। जनरल कैटेगरी के ऑफिसर्स जल्दी आते हैं और वहाँ ऊपर वाले पोस्ट में पहुंच जाते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला बात नहीं है जैसे कि क्लासेस सर्विसेज में, जो कि उन्हें लिमिट करता है आगे टॉप रोल्स में। क्या होना चाहिए तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाना चाहिए। 4% जो है पार्टिसिपेशन एस सी एस टी का सेक्रेटरी लेवल पे है, 5% ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। फिक्स टेन्योर करना चाहिए, एक फिक्स टेन्योर 35 ईयर्स हो सारे सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए, वो मतलब किसी भी एंट्री एज के रेस्पेक्टिव हो, ताकि वो टॉप पोजीशन में सब कोई इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से पहुंच पाए। एज लिमिट का एडजस्टमेंट वाली बात हो गई है कि करंट एज लिमिट जो है उसको आप लो कीजिए, जो कि रिटायरमेंट का 67 ईयर्स ऑफ एज है। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाइए जो ये जांच करेगा कि किस प्रकार से इनएडिक्वेसी है एस सी एस टी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का या फिर ऑफिसर्स का टॉप पोजीशंस पे, उसके पीछे रीजंस क्या है, किस प्रकार से उसको फेयरली इंश्योर किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज किया जा सकता है। इन सब चीज़ों पे बात करे वो। पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन को फोकस न करके स्ट्रक्चरल चेंज जो है उस पर फोकस होना चाहिए, न कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम्स चले। तो ये था। सेकंड आर्टिकल हम लोग बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस में था इंडिया का जो मतलब वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है उस पे ये रिलेटेड था। तो इन्होंने बात किया 1 सेंचुरी पहले क्या था ना, इंडिया के वुमेन एक्टिविस्ट थे वो कंपेन कर रहे थे सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे। और उन्होंने पाया कि वुमेन का जो एजेंसी है वो बेसिकली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी मेल पे या मेल फैमिली मेंबर्स पे जो है ना उसके कारण रुक जाती हैं। महिलाओं का ये मतलब इंडिपेंडेंस या फिर एक प्रकार से एम्पावरमेंट। तो सबसे पहली बात है कि किस प्रकार से अर्ली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो वुमेन का अगर एसोसिएशन देखें तो 1917 में ही आप देखिए वुमेन वुमेन का इंडियन एसोसिएशन बना था पहली बार। और उन्होंने नेशनल ग्रुप के रूप में काम किया वुमेन इश्यूज को उठाने के लिए, जिसमें स्त्री धर्म ये सारी चीज को हाईलाइट किया था, किस प्रकार से महिलाएं स्ट्रगल करती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स की जो भी मतलब वुमेन फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके चीजों को हाईलाइट किया था। उसके साथ-साथ ये जो एक्टिविज़्म वगैरह चल रहा था उन्होंने नाइट शिफ्ट में महिलाओं के काम करने की जो परंपरा चल रही थी उसको बैन किया। 1929 में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी बना बॉम्बे में, जो कि 8 वीक का वेज भी देता था मतलब चाइल्ड बर्थ के बाद। तो ये सारी चीज़ें वुमेन एसोसिएशन का मतलब एक प्रकार से इम्पैक्ट रहा था, उसका कंट्रीब्यूशन था। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भी बना था 1946 में। वो वुमेन के चार्टर इंडिया का वुमेन चार्टर जो है उसको उसके लिए मतलब उन्होंने अप्रूवल दिया था और उसमें होता था कि बेटर हाउसिंग मिले उनको, सेपरेट किचन्स, बाथरूम्स, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, उनका राइट्स जो है कंसेंट पे, प्रॉपर्टी मैटर्स पे हो या फिर हस्बैंड के इनकम को शेयर करने के मामले में हो, इनका उनका कंसेंट लेने का एक राइट्स है महिलाओं का। तो ये सारा चीज़ एक वुमेन चार्टर भी बनाया गया था AIWC मतलब ऑन इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बन रही थी उस पे जो भी सब कमेटी बनी थी वुमेन पे, वो मतलब महिलाओं के रिलेटेड इशू को उठाया था। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाया था, तो उसका एक पार्ट था मतलब वुमेन पे सब कमेटी, जो कि महिलाओं के लिए जो इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी, जेंडर न्यूट्रल इनहेरिटेंस लॉ है, इन सब चीज़ों का उन्होंने प्रमोशन किया था। लेकिन अभी भी क्या मतलब चैलेंजेस हैं जो महिलाओं को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, क्योंकि सबसे पहली बात जो ये एक्टिविस्ट थे उनका फोकस वही था कि इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो है आपका, उसमें तो आपने महिलाओं के राइट्स की बात की लेकिन फॉर्मल सेक्टर पे कहाँ बातें हो रही है। अनपेड डोमेस्टिक वर्क पे आपने उनका जो शोषण हो रहा है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन सब चीज़ों पे बात हुई, लेकिन फॉर्मल सेक्टर पे इतना नहीं हुआ है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन देखिए कितना कम है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो 2024 वाला आया था, उसका एक पैरामीटर होता है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। उसमें इंडिया 146 देशों में 142 पोजीशन पे है।
तो ये जो लो पोजीशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वुमेन का, वो कहीं न कहीं पैट्रियार्कियल बैरियर से मतलब बंधी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इनहेरिटेंस राइट और सोशल एटीट्यूड्स भी हैं जो कहीं न कहीं उन्हें हैम्पर करती हैं। जो महिलाएँ लीगली अपने आप को इक्वल बेनिफिट लेने के लिए आगे बढ़ती हैं, उनको सोशली बैकलेस कर मतलब दर्जा दिया जाता है, उसको अलग टाइप से सोसाइटी में देखा जाता है। सोशल एटीट्यूड उनके जो हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट को अंडरमाइन करने का प्रयास करती है। क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले अनपेड डोमेस्टिक वर्क को आप रिकॉग्नाइज़ कीजिए और केवल एक राइट के रूप में एक मतलब एस्पेक्ट के रूप में नहीं बल्कि इसको एक इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सपोर्ट मिलेगा इससे महिलाओं को एक होम मेकर से लेकर एक मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ, सेल्फ रिलायंसी की तरफ। उसके साथ-साथ कई स्टेट्स ने अच्छा काम किया जैसे कर्नाटका में गुरु लक्ष्मी बोल के एक मैकेनिज़्म है। वेस्ट बंगाल में लक्ष्मी भंडार बोल के मैकेनिज्म है जो कि कहीं न कहीं महिलाओं को फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे प्रमोट करने की काम करता है। लेकिन जेंडर इक्वालिटी पे जो इतना स्लो प्रोग्रेस हो रहा है वो आउटडेटेड एटीट्यूड्स को शो करता है। जो हमारा आउटडेटेड कन्वेंशनल एटीट्यूड्स हैं तो उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल बिज़नेस स्टैंडर्ड पे था, इंडिया का रिलेशनशिप किस प्रकार से नेबरिंग कंट्रीज़ के बिहाफ में। तो उसके बारे में यहाँ बोला था। इंडिया का हिस्टोरिक अगर अप्रोच देखा जाए तो जैसे वाजपेयी सरकार थे उन्होंने पाकिस्तान के साथ पीस टॉक शुरू किया था 1999 में। लाहौर तक बस राइड किए थे जो कि कहीं पे गुड नेबर रिलेशंस को के इम्पोर्टेंस को शो कर रहे थे। मनमोहन सिंह का पॉलिसी भी देखिए आप, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को उन्होंने प्रायोरिटाइज किया, प्रमोट किया, रीजनल कॉपरेशन, रीजनल रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक्शन है वो कहीं न कहीं अभी रीजनल लीडर्स को अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया जाना, सरप्राइज विजिट्स करना जैसे कि लाहौर में 2015 में सरप्राइज विजिट हुआ था। इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं अभी नेबरहुड रिलेशंस शो हो रहे हैं। और अभी जो वर्तमान का सिचुएशन है इतने एफर्ट्स होने के बाद भी, हिस्टोरिकल एफर्ट्स होने के बाद भी बांग्लादेश में जो इशू हो रहा, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सब चीज़ इंडिया के मतलब नेबरहुड अप्रोचेज़ में चैलेंजेज़ को भी शो करता है। इंडिया का नेबरहुड स्ट्रेटजी करंट एस्पेक्ट पे क्या कॉन्सिक्वेंस या इम्प्लीकेशंस रखता है? जैसे कि आप बांग्लादेश के साथ देखिए स्ट्रेंड रिलेशंस हैं। इंडिया 15 साल से उसका क्लोजेस्ट एलाय रहा है बांग्लादेश, लेकिन वो अभी जो क्राइसिस में है तो एक तरफ तो ढाका यानी कि बांग्लादेश का रोल हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है उसको क्रिटिकली सिक्योर करना। दूसरी तरफ इंडिया को एक अच्छा अप्रोच देके वहाँ के स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की मतलब अपेक्षा इंडिया से भी की जाती है। पाकिस्तान के साथ जो डेरिवेशन है 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में जो चेंजेज हुआ था, पाकिस्तान ऑलमोस्ट मतलब भारत पे बहुत टूट पड़ा है एकदम। और नेबरहुड जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस है वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे टेंशनफुल हो गया है। डिस्ट्रस्ट देखिए आप, नेपाल के साथ भी हमारा चल रहा है। नेपाल जिस प्रकार से अपने नेशनल मैप को अल्टर किया था और उसमें इंडियन टेरिटरी को इंक्लूड किया था, तो हमारे साथ उनका डिस्ट्रस्ट मिसट्रस्ट शुरू हो गया है। और ये कहीं न कहीं नेपाल के पार्लियामेंट में भी इस मूव को यूनानिमसली शुरू कर दिया गया था। एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स भी आप देखिए नेबरिंग में ग्रो हो रहा है। श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान वगैरह में आप मालदीव में देखिए जो मुइज़ो का सरकार आया था, मोहम्मद मुइज़ो, वो कहीं न इंडिया आउट कैंपेन से ही फेल हुआ था। भूटान पे भी प्रेशर है, भूटान पे चाइना एक तरफ से प्रेशर बना रहा है कि वो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल करे, जो कि चाइना के इंडिया के साथ भूटान के रिलेशंस को रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। मीडिया और पब्लिक ओपिनियन की बात करें तो इंडिया का जो मीडिया पोर्ट्रेयल्स हैं और जो मास मीडिया है वो कहीं न कहीं अल्ट्रा नेशनलिस्ट व्यू को दिखाता है, जिसके कारण इंडिया के इमेज को उस रीजन में थोड़ा अलग और ज़्यादा वर्सन कर देता है और खराब कर देता है। क्या होना चाहिए? आप सॉफ्ट डिप्लोमेसी को अपनाइए, मस्कुलर स्ट्रेटजी से आप कल्चरल और इंटेलेक्चुअल एंगेजमेंट की ओर जाइए। इसका एग्जांपल है कि आप स्कॉलरशिप दीजिए, इंटर्नशिप दीजिए जो स्टूडेंट्स नेबरिंग कंट्रीज से यहाँ पढ़ने आ रहे हैं उनको। अगला आप ये कर सकते हैं कि एजुकेशनल टाइज को बढ़ाइए। आपका जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको इतना इम्प्रूव कीजिए कि जो नेबरिंग कंट्रीज के बच्चे वेस्टर्न कंट्रीज एमआईटी या फिर ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाते हैं, वो आपके यहाँ पढ़ने आए। तो वो कहीं न कहीं आप कल्चरल परफॉर्मेंस को एनकरेज करके मूवी एक्सचेंज के माध्यम से कर सकते हैं। रिलीजियस ओवरटोन्स को रिड्यूस करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग डिप्लोमेसी में रिलीजियस विजिट को हाइलाइट करके दिखाते हैं अपने डिप्लोमेसी फॉरेन रिलेशंस में, उसको कम करने की ज़रूरत है। जैसे कि नेपाल में देखा गया, बांग्लादेश में देखा गया, जो कहीं कहीं न कहीं नेबर में इंट्रा रिलीजन
या इंटर रिलीजन फेथ या ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट कर देता है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के इशू में। उसके बाद अगर हम इंक्लूसिव पॉलिसीज की बात करें तो इसको एंगेज करने की जरूरत है। आप एक कंट्री, किसी भी कंट्री को एज ए होल उसके सॉवरेनिटी का हेल्प मतलब रेस्पेक्ट कीजिए, ना कि किसी एज ए पर्सन रेस्पेक्ट कीजिए, जैसे कि शेख हसीना के मामले में हुआ। उसके बाद इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, नेपाल के साथ हमारा रिलेशन जो 2015 का ब्लॉकेड के कारण खराब हुआ, इसीलिए हुआ ना कि इंक्लूसिव पॉलिसी में हम लोग एंगेज नहीं हो पाए। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को प्रमोट किया जा सकता है, पावर ट्रेड नेपाल भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ इकोनॉमिक लिंकेज को बढ़ा सकते हैं, और उसमें हम लोग नेशनलिस्ट रियोट्रिक जो है उसको घटा के इस प्रकार से इकोनॉमिक लिंकेज को बढ़ा सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल था जो वायलेंस वोमेन डॉक्टर्स के लिए हो रहा है, उसके उस पे एड्रेस करता हुआ आर्टिकल था, ये कोलकाता वाले इशू पे आया था। तो क्या मतलब वुमेन डॉक्टर को फेस करना पड़ता है इशू। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, हॉस्पिटल में डेडिकेटेड सेफ हाइजेनिक फ्रेश रूम रेस्ट रूम नहीं है फीमेल डॉक्टर्स के लिए, जो कि कोलकाता केस को भी उसी से हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। और वायलेंस है जो डॉक्टर्स के खिलाफ होता है। 2015 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक सर्वे आया था जिसमें बोला था कि 75% जो डॉक्टर है ना, वो वर्क प्लेस वायलेंस का शिकार करती हैं। और उसमें मतलब महिलाएं ही ज्यादा हैं, मतलब वोमेन डॉक्टर ही 75% जो है इसमें ये करती हैं, वायलेंस का शिकार होती हैं। और उसके साथ साथ 30% मेडिकल वर्कफोर्स वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, मेल कलीग से तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की एक बात हो रही, 2022 में एक मतलब पारित हुआ था कि प्रोटेक्ट करेंगे मेडिकल प्रोफेशनल्स को वायलेंस से, लेकिन वो अभी भी एक्ट इनएक्ट नहीं हुआ है, हालांकि एक्ट तो बन गया है। आगे क्या किया जा सकता है, तो आप एमिंग कर सकते हैं, आर्मिंग कर सकते हैं वुमेन डॉक्टर्स को। वुमेन डॉक्टर से अलाउ कीजिए कि वो अपने साथ मतलब स्टन गन्स और टेजर लेके चले, तो ये डिवाइसेस जो उनके सेल्फ मतलब डिफेंस को हेल्प कर सकती हैं, सिक्योरिटी मेजर्स को हेल्प कर सकती है। इसके लिए उनको सेल्फ डिफेंस के लिए अलग से ट्रेनिंग भी दीजिए आप, जैसे हरियाणा हॉस्पिटल्स में होता है। वहां पर क्या होता है, नाइट शिफ्ट में मतलब उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। राइट टू एजुकेशन पे आया था, इसका चैलेंजेस और इम्प्लीमेंटेशन का कुछ इशू है, ये इंडियन एक्सप्रेस में था। तो इन्होंने बोला था कि अभी जैसे एक दशक हो गया, एक डिकेड हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट का आने के बाद, लेकिन उसके बाद भी मतलब हालांकि ये बहुत ही लैंडमार्क स्टेप रहा है, ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेप रहा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। इसने आने के बाद स्कूल एजुकेशन को बहुत मतलब बड़े स्तर पे रिफॉर्म किया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले प्रोविजन की बात करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजन है आरटीए एक्ट में। तो पहले तो सबसे पहले इन्होंने बोला एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना फंडामेंटल राइट है। उसके बाद कुछ सीट्स के रिजर्वेशन की भी बात इन्होंने किया है, कैसे कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स है ना, जो गवर्नमेंट के द्वारा सहायता नहीं पाते, अनएडेड जो होता है, हेल्प नहीं पाते हैं फाइनेंशियली वो, तो उनको अपना 25% सीट उस लोगों के लिए, वैसे बच्चों के लिए रिजर्व रखना होगा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। तो इसको इसलिए किया गया था कि जो सोशियो इकोनॉमिक गैप्स हैं हमारे सोसाइटी में, उसको कम किया जा सके और इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद पेडागोगिकल एस्पेक्ट भी था आरटीए एक्ट में कि प्रोग्रेसिव टीचिंग मेथड्स भी होना चाहिए इसमें, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को लगातार इम्प्रूव करते रहे। लेकिन अभी चैलेंजेस क्या है, सबसे पहली बात तो कई स्टेट गवर्नमेंट इसके कई प्रोविजंस को थोड़ा अलग बदल के मतलब उसमें तोड़ मरोड़ करके लागू कर रही है। जैसे कि आप महाराष्ट्र में एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र ने गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डर की जो भी प्राइवेट स्कूल को ये प्रोविजन है कि आप 25% सीट अपना ईडब्ल्यूएस के लिए रखिए, वो अवॉइड भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल उसको नहीं भी रख सकते हैं अगर उस प्राइवेट स्कूल के 1 किलोमीटर के दायरे में कोई गवर्नमेंट स्कूल है। तो ऐसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही था, लेकिन हालांकि इस ऑर्डर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। और नेक्स्ट हमारा है कि कई मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है कि जैसे प्राइवेट स्कूल बोलते हैं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो है ये कहीं ना कहीं हमें लीगल और पॉलिटिकल, मतलब वो लोग ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को अवॉइड करने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि वो लीगल और अपना पॉलिटिकल जो भी उनका मामला है या फिर एस्पेक्ट है उसका कवर हो पाए। और वो बोलते हैं कि हम सेपरेट क्लासरूम ले लेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए, आफ्टरनून सेशन ले लेंगे, लेकिन उनके लिए हम लोग ऐसा रिजर्वेशन नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं वो आरटीआई को बाईपास करने का काम करते हैं प्राइवेट स्कूल। ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम्स अपना कंसर्न बताते हैं वो।
तीसरा प्रॉब्लम है आरटी के लिए टीचर ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग जो है ना इसमें बहुत ही लिटिल इम्प्रूवमेंट देखा गया है और ये वीक एरिया रहा है पहले से ही आरटी सिस्टम का। हालांकि आप देखिए 15 साल पहले जीएस वर्मा कमीशन बना था, उन्होंने बोला था कि ये बहुत ही इम्पेरेटिवली उन्होंने सपोर्ट किया है कि देर मस्ट बी प्रोविजन और एस्पेक्ट ऑफ टीचर ट्रेनिंग रिगार्डिंग आरटी। तो उसमें उन्होंने बोला था लेकिन अभी भी वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बांग्ला ये महाराष्ट्र के सरकार के ऑर्डर को उन्होंने रिजेक्ट किया है, उसको डाउन किया है, कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव स्टेप है जो इम्पोर्टेंस बताता है इस एक्ट का। ये बात था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, द हिंदू में एक आया था इन्फ्लेशन प्रॉब्लम को लेकर, उसका एसेंस क्या है। तो इसमें बोल रहा है कि एक्सक्लूड कर रहे हैं आप फूड प्राइस को इन्फ्लेशन टारगेट से, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो हम लोग ये देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे ने क्या सजेस्ट किया है। इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया है कि आप रिजर्व बैंक की जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखती है ना, उसको फूड प्राइस को रिमूव करना चाहिए और इसको शिफ्ट होना चाहिए हेडलाइन इन्फ्लेशन से कोर इन्फ्लेशन की तरफ। क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो सारे आइटम्स रहते हैं, फूड भी रहते हैं और फ्यूल भी रहते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल नहीं रहते। तो अभी ये इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे ने सजेशन दिया था, लेकिन अभी बात है कि अभी किस प्रकार से काम होती है, कंट्रोल कैसे होता है इन्फ्लेशन अभी। तो इंडिया में जो है ना इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल होता है रिजर्व बैंक के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के माध्यम से। आरबीआई ये एम रखती है, उसका उद्देश्य ये होता है कि हम इन्फ्लेशन को 4% टारगेट से मतलब एडजस्ट करके रखें, इंटरेस्ट रेट मार्जिन +-2 से। और आरबीआई ने हालांकि इस टारगेट को पिछले लगातार 5 सालों से हमेशा इसको मिस किया है। अब कोर इन्फ्लेशन जिसमें हम लोग फूड प्राइस को एक्सक्लूड करते हैं, वो हमेशा 4% से ज्यादा रहा है पिछले 12 सालों से, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के इन्फ्लेशन कंट्रोल मेथड्स में लिमिटेड सक्सेस को शो करता है। अब ऐसी स्थिति तो अभी करंट पोजीशन में, करंट सिनेरियो में, लेकिन अभी जो इकोनॉमिक सर्वे ने ये सजेशन दिया है कि आप फूड इन्फ्लेशन को या फिर फूड प्राइसेस को साइड कर दीजिए इन्फ्लेशन टारगेटिंग से, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, फूड प्राइसेस जो है ना हमेशा यहाँ पर बढ़ रहा है इंडिया में और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% इंक्रीज हो रहा है और ये जून में अभी हाइक में दिखा, एकदम हाइक में। 2019 से आप देखिए इन्फ्लेशन जो हमारा है वो कंसिस्टेंटली हाई रहा है और ये कोविड के पहले से भी हाई है और यूक्रेन वार के पहले से भी हाई है अभी का जो सिचुएशन है। फूड देखिए, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो होता है इंडिया में, उसका 50% एक्सपेंडिचर फूड में ही होता है इंडिया में। लेकिन आप अमेरिका में देखिए जितना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है उसका 10% होता है फूड पे, जो कि बहुत ज्यादा अंतर है दोनों के स्थिति में। तो हम लोग किसी देश के चीजों को पूरी तरह नहीं नकल कर सकते क्योंकि हमारा एस्पेक्ट कुछ अलग है, डाटा कुछ और बोलता है। हाई फूड प्राइस देखिए आप सिग्निफिकेंटली आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग को इम्पैक्ट करेगा। पुअर हाउस होल्ड जो है उनके लिए विशेष रूप से, क्योंकि उनका ऐसे ही खाना पीना किसी तरह हो पाता है और फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा तो उनके लिए स्थिति और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगी। और फूड प्राइस का इन्फ्लेशन जो जिस प्रकार से 2011-12 के बाद से हमेशा पॉजिटिवली इंक्रीज होता रहा है, ये परसिस्टेंट इशू रहा है। और अगर हम लोग फूड प्राइस को ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग में मतलब इग्नोर कर देंगे तो हम लोग एक क्रूशियल फैक्टर को इंक्लूड कर देंगे जो कि मोस्ट इंडियंस को अफेक्ट करने वाली है और उनके लाइफ स्टैंडर्ड्स को मतलब और ज्यादा वर्सन और वल्नरेबल बना देगी। तो ये इसमें क्रिटिकली इन्होंने बात किया है कि किस प्रकार से फूड प्राइस को अगर एक्सक्लूड किया जाए इन्फ्लेशन टारगेट से उसका इम्पैक्ट होगा। सॉल्यूशन इन्होंने कुछ बताया कि देखिए आप एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहांस कीजिए ना, जिसके कारण आपका फूड प्राइस जो है स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल यील्ड बढ़ेगा तो फूड प्राइस जाहिर सी बात है आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके साथ साथ जो अप्रोच आप लगा रहे इन्फ्लेशन टारगेट में, आप फूड इन्फ्लेशन को नहीं जोड़िएगा फूड प्राइस को, तो वो कहीं ना कहीं ये पूरे ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक रूप से सही नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बोला सप्लाई साइड पॉलिसीज भी आप कॉम्प्रिहेंसिवली बनाइए, जैसे कि आप स्टडी सप्लाई कीजिए फूड का पॉपुलेशन और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, ना कि आप केवल आरबीआई के इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट पे ही रिलाई कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट अप डाउन करेगी तो इन्फ्लेशन टारगेट हो जाएगा, नहीं, इससे ज्यादा आप फिजिकल पॉलिसी अपनाइए, पॉलिसीज को इस प्रकार से कीजिए ताकि वो कॉस्ट ही कम कर दे, जिसके कारण एक्चुअली में प्राइस इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्ट का, फूड या फ्यूल का प्रोडक्ट। तो उस चीज पे काम करने की जरूरत है। उसके साथ साथ फूड प्राइस को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम लोग 50% हाउस होल्ड जो एक्सपेंडिचर है उसको एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, तो क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंजेस हम लोग पनामा कैनल में देख रहे हैं वो फेस हो रहा था। बेसिकली पनामा चैनल में क्या हुआ ना कि अभी आप देखिए पनामा कैनल 1914 में शुरू हुआ था और उसका लगभग 110वां एनिवर्सरी अभी हुआ। तो उस समय 110 सालों के बाद ये हो रहा है कि ये अभी कैनल
कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। जिसके कारण क्या हो रहा है कि जहाँ 36 से 38 शिप डेली गुजरते थे, वहाँ कभी-कभी ये कम भी हो जाते हैं, कभी-कभी 160 वेसल्स भी गुजर जाते हैं। लेकिन अभी चूँकि पानी कम होने के कारण, सेवियर ड्रॉट होने के कारण, लेक एक वहाँ पर ग्योटिन लेक है, उसका वाटर लेवल गिर जाने के कारण आप उस पैनामा कैनल को ब्रेक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और ये पूरा मतलब राउंड करके वो नीचे जो साउथ अमेरिका का नीचे वाला पार्ट है, अर्जेंटीना, चिली के नीचे, वहां से पार्ट होते हुए फॉकलैंड से होते हुए गुजरते हुए वापस इधर आएगी, पैसिफिक ओशियन की तरफ, अमेरिका की तरफ। तो बात है कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कैनल काम कैसे करता है। कैनल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि सिंपल वाटर चैनल जैसा है, ये बहुत ही हाईली इंजीनियर्ड है, जहाँ पर लॉक और एलिवेटर्स लगे हुए हैं। लॉक सिस्टम का फंक्शन काम करते हैं, यहाँ पर 12 लॉक लगे हुए हैं, जो कि मैनेज करते हैं एलिवेशन, मतलब जो वाटर का है वो, क्योंकि पैसिफिक ओशियन के साइड जो ये खुलता है पैनामा, वो हाइयर मतलब ये में है, उसका ढलान ऊंचा है, जिसके कारण पानी को बैलेंस करना होता है और ये लॉक उस पानी को बैलेंस करते हैं। और इसमें कई लॉक हैं, पहले जैसे मतलब शिप अंदर जाते हैं तो लॉक क्लोज हो जाता है, इस प्रकार से काम होता है। वाटर रिक्वायरमेंट वहां पर जो लेक है उससे पूरा होता है। तो अभी जो ये चैलेंजेज हो रहा है पैनामा कैनल का, तो उससे क्या चैलेंज फेस किया जाएगा, मतलब क्या क्या चैलेंज जो है ये पैनामा कैनल फेस कर रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के कारण ड्रॉट हो गया, जिसके कारण ये अभी वहां पर पानी का शॉर्टेज हो गया, उसके साथ-साथ रेनफॉल भी डेफिसिट रहा, वहाँ पर रेनफॉल भी उतना नहीं होगा। और वो केवल अभी से नहीं, वो लगभग 26 सालों से ऐसी स्थिति रह रही है, पिछले 20-30 सालों से कह सकते हैं। वाटर रिसोर्स वगैरह ये कम हो गया, कंट्रोवर्सी वगैरह भी हो जाता है वहाँ पर, इंट्रा कंट्री, इंटर कंट्री, ये सारी चीज़ें। तो बस आज का आर्टिकल इतना ही था।